हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी का लेक्चर नंबर 5 का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं उस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, एक एक पार्ट्स को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो आज बिना लेट करते हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किसे किया जाता है, ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली पहले नियुक्त किसे किया जाता है। ये जान करके उससे पहले हम जानना कोशिश ये करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर एक्चुअली है क्या। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा सा आते हैं लोकसभा पे। यदि हम लोकसभा की बात करें, जब लोकसभा का नया नया चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा गठन ऑलरेडी हो चुका रहता है, जो पहले रहती है चुनाव से पहले, उस लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष तब तक लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा चुन करके नहीं आ जाती। मतलब नए लोकसभा का जब तक गठन नहीं हो जाता। और जैसे ही उसका गठन हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा नया लोकसभा गठित होकर आया है उस सभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य को, ध्यान से समझिएगा, सबसे वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और चूंकि प्रोटेम स्पीकर का जो शक्तियां होती हैं वह शक्तियां लोकसभा स्पीकर के समान ही होती है। प्रोटेम स्पीकर को सामयिक अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड कार्यकाल होता है वह बहुत ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं होता है, 1 से 2 दिन के लिए होता है। मीन्स की पहला जो बैठक होती है लोकसभा की, नई लोकसभा की पहली बैठक तक ही उसका कार्यकाल होता है। तो उसका ये तो समझ गया कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नई लोकसभा के गठन के बाद नियुक्ति होती है उसकी। एक्चुअली उसका काम क्या होता है? काम होता है कि जितने भी लोकसभा के नए सदस्य चुन कर आए हैं उन लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये प्रोटेम स्पीकर की प्रथा चली कब से आ रही है। देखिए, याद होगा जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर आपका 1946। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में कुल टोटल जो भी हमारे सदस्य उपस्थित थे उन सदस्यों में से एक चीज़ आपको पता होगा कि 2 से 11 सदस्य पहली सभा में बैठक थे। पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। कहा जाता है कि जो पहली बैठक बैठी तो सबसे बड़ा समस्या ये उठा कि जो ये सभा जो गठित हुई है, नए सदस्य चुन कर आए हैं, इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो बात ये उठी कि जिस प्रकार फ्रांस के संविधान में जब पहली बैठक हुई थी तो उस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, सामयिक अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे ही एक सभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए, जिसका काम होगा सबको शपथ दिलाना। शपथ दिलाने के बाद जब सब सदस्य शपथ ले लेंगे उसके बाद हम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। और अंततः यही हुआ। तब आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ये प्रथा तभी से चली आ रही है। अब बाद में यही चीज जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान में इसको एक प्रोटेम स्पीकर की संज्ञा दे दी गई। अब बात करते हैं कि उसका प्रोटेम स्पीकर का एक्चुअली अब काम क्या हो गया। अब क्लियर हो गया आप लोग को कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि जो नई लोकसभा चुन कर आई है उन सभी सदस्यों का क्या दिलाना? शपथ दिलाना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रहेगा। और सभा का सबसे जो वरिष्ठतम, जो नई लोकसभा चुन कर आई है उस सभा का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये कब से? ये शुरुआत अभी से नहीं, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था और पहली उसकी बैठक होती तभी से ये चीज दिमाग में चल रहा था और पहली बार इसका प्रयोग तभी किया गया था। ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है, यूरोप की तेल राजधानी, यूरोप है, यूरोप की जो तेल राजधानी है, तेल राजधानी यूरोप की किसे कहते हैं? किस शहर को यूरोप का तेल शहर के नाम से जाना जाता है, तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, एबरडीन। कौन सा है? एबरडीन। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कौन सा है? एबरडीन है, जिसे आपका राजधानी, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, समझना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशालतम हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर, भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? यहाँ 2 शब्द आएंगे, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि पूरे विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो आप आंसर तुरंत मारोगे नील नदी।
यदि क्वेश्चन में पूछूं कि पूरे विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन। यहां पे कंफ्यूजन बहुत है। ये पीसीएस 2017 में, याद रखिएगा, पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हो गया और कोर्ट भी, विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आए थे वो ऑप्शन की वजह से पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया था। ऑप्शन 2 आए थे बड़े, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होते हैं। एक था सियाचिन, एक ऑप्शन में सियाचिन था, दूसरा था ससाइनी। 2 ऑप्शन में थे, ससाइनी ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। क्योंकि इसके पहले जब भी ये क्वेश्चन आता था, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा, सबसे बृहत्तम ग्लेशियर कौन सा है, तो ऑप्शन में एक ही मिलता था, सियाचिन, और तुरंत हम आंसर मारते थे सियाचिन, जिसकी 72 किलोमीटर, लगभग 72 से 75 किलोमीटर है उसकी लंबाई, जो भी हम मानते हैं। तो यहां तक तो सही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑप्शन में आ गया ससाइनी। ये भी दोनों के दोनों काराकोरम रेंज में है, याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में है, ठीक है। और भी ग्लेशियर्स हम काराकोरम रेंज का डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो चूंकि बहुत से बुक में, जो फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत से राइटर्स की बुक है, जिसमें ससाइनी के लिए 158 किलोमीटर और इसके लिए आपका 75 किलोमीटर, 72-75 किलोमीटर, कुछ में 72 कुछ में 75 किलोमीटर माना गया है, ये बताए हैं। इसके हिसाब से तो आज तक ससाइनी हो गया। बहुत से बुक वालों ने ससाइनी आंसर दिया है, बहुत से लोगों ने सियाचिन दिया है। अंततः पीसीएस 2017 का जो आंसर की में जो कोर्ट का फैसला आया, उस कोर्ट के फैसले के बेस पर आंसर ससाइनी को माना गया कि ससाइनी ग्लेशियर आपका भारत का सबसे बृहत्तम ग्लेशियर माना गया, ठीक है। लेकिन आप यदि वनडे एग्जाम देते हो तो आपके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ससाइनी ऑप्शन में होगा ही नहीं, और यदि ससाइनी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। लेकिन यदि ससाइनी ऑप्शन में मिल जाए तो आंसर ससाइनी हो जाएगा। याद रहेगा कि यदि ऑप्शन में ससाइनी नहीं है तो सियाचिन होगा, और यदि सियाचिन ऑप्शन में और ससाइनी दोनों है तो ससाइनी आंसर आप मारिएगा, क्योंकि आयोग ने भी यही आंसर सही माना था, ससाइनी ग्लेशियर को ही आपको सही आंसर माना था। इसी वजह से ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए। कंफ्यूजन्स होती है, बहुत से लोगों का कमेंट आएगा, नहीं सर सियाचिन मैंने बुक में देखा है, मैंने, अरे वनडे एग्जाम की जो बुक होगी उसमें आप देख लिए होंगे, सियाचिन ही उसमें मिलेगा। नेट पे भी सर्च करोगे तो सबसे सर्वाधिक जो सर्च किया रहता है सिंपल वही ऑप्शन दे देगा, सियाचिन मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपका जो है ससाइनी जो आपके आयोग ने माना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देने बैठिएगा तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कौन सा है कौन सा नहीं है। यदि सियाचिन और ससाइनी है तो ससाइनी हो जाएगा, ससाइनी नहीं है तो सियाचिन हो जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपके वनडे एग्जाम में आपका ससाइनी ऑप्शन में ना रहे। अब बात करते हैं कि काराकोरम रेंज की और भी इसके बाद की ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं जो बड़े ग्लेशियर्स हैं। तो उन ग्लेशियर में आपका आ जाता है हिप्सर, मैं लिख दे रहा हूं हिप्सर, दूसरा आ जाता है बीफो, फिर आपका आ जाता है बाल्टोरा। ये इन ग्लेशियर्स को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। कौन कौन सा, हिप्सर, बीफो, बाल्टोरा, सियाचिन, ससाइनी, सारे के सारे ग्लेशियर आपके कहां पर हैं, काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची जो श्रेणी है काराकोरम रेंज। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो काराकोरम सर्वाधिक ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, जो कहा जाता है कि वर्तमान में जो इंडिया का पीओके का क्षेत्र है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है आपका, वहां पे काराकोरम रेंज फैला हुआ है। और काराकोरम रेंज में आपका जो बड़े ग्लेशियर्स आते हैं, सियाचिन है, ससाइनी है, हिप्सर है, बीफो है, बाल्टोरा है। और ये भी एग्जाम में आता है कई बार कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी काराकोरम रेंज की ही K2 है, गार्डविन ऑस्टिन जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8,611 किलोमीटर, 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये चीज भी क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यदि आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। यदि भारत के बंदरगाह की बात करें तो भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह की बात करें तो आंसर एक्चुअली होगा पारादीप। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। चूंकि यह बंगाल की खाड़ी और महानदी जहां मिलती हैं, ध्यान समझिएगा, बंगाल की खाड़ी और महानदी जहां मिलती है वहीं पर आपका यह स्थित है पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है, कई जगह गंगावरम को, आंध्र प्रदेश का गंगावरम बंदरगाह को सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह माना गया है। कई जगह बुकों में आपको मेंशन मिला है, लेकिन भारत की जो
बंदरगाह की बात करें तो 13 बंदरगाह सब बड़े बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो गंगावरम बंदरगाह 2009 में ओपन किया गया था और वो 2009 में ओपन किया हुआ छोटा बंदरगाह माना जाता है, इसीलिए सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह अभी भी हम लोग किसको मानते हैं, पारादीप को मानते हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। याद रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि पारादीप बंदरगाह की जो गहराई है वो आप नेट पे सर्च करेंगे तो कुछ जगह डायरेक्ट लिखेगा 15 मीटर, याद रखिएगा 18.7 मीटर है। कितनी है गहराई उसकी, 18.7 मीटर गहराई है किसकी, आपके पारादीप बंदरगाह की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, मतलब भारत में जो कोयला मिलता है उस कोयले का 90% से एबव कोयला कौन प्रदान करता है, मतलब किस युग से यह कोयला प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा गोंडवाना युग, गोंडवाना युगीन की कोयले की बात करें, भारत में 98% कोयला, 98% कोयला आपका गोंडवाना युगीन है। कैसा है, गोंडवाना युग का है। तो बचा हुआ 2% किसका है, तो टर्शियरी, याद रखिएगा किसका है, टर्शियरी युग का है। मतलब 98% कोयला गोंडवाना युग का है और 2% आपका किसका है, टर्शियरी युग का है। गोंडवाना युग की यदि बात करें तो एक्चुअली ये फैला कहाँ हुआ है, कहाँ इसका विस्तार है, तो आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, वहां पे ये विस्तृत है। और कहा जाता है गोंडवाना युगीन कोयले से आपके 76% कोयले का उत्पादन होता है। 98% गोंडवाना युगीन कोयला मिलता है, जिसमें 76 भारत में जो उत्पादन होता है उस कोयले का 76% कोयला आपका गोंडवाना युगीन होता है। इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि गोंडवाना युगीन कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है। कैसा है, बिटुमिनस प्रकार का है, और जिसका प्रयोग हम लोग भारत में लौह इस्पात कारखानों में करते हैं। याद रखिएगा किसमें कहा जाता है, लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात का जहां उत्पादन होता है वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयले का। तो 3-4 चीजें हो गई, वो क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, याद नाम तो सुना होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले सन 1905 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना करने का रीजन ये था कि जितने नवयुवक हैं, नवयुवकों को प्रशिक्षित करके, उनको सार्वजनिक जीवन से प्रशिक्षित करके सार्वजनिक जीवन का उनको महत्व बताया जाए, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब इंपॉर्टेंट यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु माना जाता है, राजनीतिक गुरु माना जाता है महात्मा गांधी का। यदि महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु किसे माना जाता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। आप लोग इतना पढ़ कर आए हो कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले कहा गया, इतना तो याद रहता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को उनका गुरु माना जाता है। किसको, महादेव गोविंद रनाडे को उनका गुरु माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले का। और इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ग्लैडस्टोन के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, एग्जाम में आया है ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन। कई बार एग्जाम में आया कि भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पूर्व, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किसने किया था। जो आपका जो बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भारत इंडिपेंडेंट हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले आपके जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था, उस मंच से स्वराज दल का समर्थन किसने किया था, तो समर्थन 2 लोगों ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल कलाम आजाद ने। किसने किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। अब इंपॉर्टेंट यह है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो स्वराज दल की स्थापना की यदि हम बात करें तो 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना सन 1923 ईस्वी में किया था। 1923 ईस्वी में 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। कौन कौन से थे, एक मोतीलाल नेहरू जी थे और एक चित्तरंजन दास थे। याद रहेगा कि सन 1923 ईस्वी में आपका इसकी स्थापना, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और दूसरे हमारे कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास जिसे बोला जाता है। इन दोनों लोगों ने मिलकर आपका स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज को क्लियर करके अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से क्लियर करके समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में
बहुत ज़्यादा आया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया था? जूरी अधिनियम का विरोध का मतलब कि मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? सिंपल, जूरी अधिनियम आया था, उसका विरोध करने का काम किसने किया था? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय कहा जाता है कि जब 16 वर्ष की अवस्था के थे तभी से इनको मूर्ति पूजा से विरोध हो, मतलब मूर्ति पूजा में एक नास्तिक का स्वरूप हो गया। मतलब ये मूर्ति पूजा में को मानते नहीं थे, ये उसका विरोध करते थे, ये एकेश्वरवाद को मानते थे। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने उसके बाद इन्होंने आपका इन सब चीज़ों से दूर चीज़ें बताना शुरू किया। कहा कि मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ढेर सारी चीज़ें उन्होंने बताई, समाज सुधारक के रूप में इनको जाना गया। और उसके बाद इन्होंने एक फारसी में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था आपका, मैं लिख दे रहा हूं पुस्तक का नाम, तोहफल अल मुआहिदीन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी तोहफल अल मुआहिदीन, एक फारसी भाषा में। किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी, एकेश्वरवाद की बात की थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये बात इस पुस्तक में इन्होंने लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी। याद रखिएगा, पुस्तक कई बार एग्जाम पूछा है तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तोहफल अल मुआहिदीन एक फारसी बुक है जिसको लिखा था राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा इन्होंने 1815 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। कब किया? कई बार एग्जाम पूछा गया आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। जानते हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघन्य। अघन्य शब्द प्राचीन इतिहास में वैदिक साहित्य में बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो प्रयोग हुआ, ये किसके लिए किया गया? तो याद रखिएगा, गाय के लिए प्रयोग किया। गाय को सबसे पवित्र जानवर माना जाता था वैदिक साहित्य में, इसीलिए आपको गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है। किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, कन्हेरी। किसमें? कन्हेरी गुफा में। कन्हेरी गुफा एक्चुअली है कहाँ? मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई के पश्चिम में स्थित बोरीवली। मुंबई के पश्चिम में स्थित बोरीवली, याद रखिएगा, बोरीवली के उत्तर में। कहां पर स्थित है? मुंबई के पश्चिम में स्थित बोरीवली के उत्तर में आपका स्थित है आपका ये कन्हेरी गुफा। यदि हम बात करें तो वहां पर एक पहाड़ को काटकर, ये इंपॉर्टेंट है, एक पहाड़ को काटकर 109 शैलों का निर्माण, 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। मतलब एक ही पहाड़ को काटकर कितने निर्माण किया गया था? 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जो 109 मिले हैं, यहाँ पे गुफा मिले हैं, यहाँ पे जो शैल चित्र मिले हैं, ये शैल चित्र आपके हैं पूरे के पूरे बुद्ध के, गौतम बुद्ध के ये शैल चित्र प्राप्त होते हैं इन 109 गुफाओं से। है कहाँ पर? मुंबई के बोरीवली में है। और कन्हेरी गुफा में ये 11 सिरों के बोधिसत्व प्राप्त हुए हैं। उन्हीं 109 में से एक कन्हेरी गुफा भी है जिसमें आपके 11 सिरों के बोधिसत्व प्राप्त हुए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हिंदी क्वेश्चन है, कोई गाना गा रहा है में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ एक शब्द आया है कोई, यही से हम क्लियर कर लेते हैं। कोई शब्द आया तो कुछ लोग कहोगे सर जी कि यहाँ पे तो आपका हो सकता है कि आप प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, भाई कोई है, गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है ये डिफाइन है क्या? नहीं है। मतलब ऐसा सर्वनाम जो ये डिफाइन न कर पाए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु ये कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यदि बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आ गया, कुछ आ गया, कुछ ऐसे शब्द यदि हमको देखने को मिल जाए सर्वनाम के रूप में, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आपका है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगीसु। क्या है? जिगीसु, जो आपका क्या होता है? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अगला है, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। मतलब कि आप मान लीजिए आजकल सबसे बड़ी चीज़ ये, पड़ोसी में क्या होता है कि यदि पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है तो बगल वाला जो है वो पूरा ईर्ष्या से जल उठता है, और उसके लिए एक मुहावरा क्या आ जाता है कि उसके कलेजे पर उसका, यदि बगल में कोई 2 लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं, तो पड़ोसी का लड़का यदि सिलेक्शन ले लिया, जेई बन गया, तो दिक्कत, तो क्या कहते हैं बगल वाला, उसकी कलेजे पर सांप लौट गया, अर्थात तो वो इस तरह से जल उठा के यार उसका सिलेक्शन कैसे हो गया, मेरे लड़के का नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है। तो कलेजे पर सांप लौटना क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। अगला है सप्तऋषि में समास कौन सा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। सप्त मतलब यहाँ पे सात, सप्त मतलब होता है सात, और जहां पर संख्या का आपका क्या हो जाए, संख्या का यदि हमारा लगे कि जहां संख्या है इसका विलोप हो जाए तो समझिएगा वहां पे समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास में कहां किसका विलोप होता है, आपका संख्या का। बात करते अगला, सेवा सदन किसकी रचना है, ये कई बार एग्जाम में आया है। सेवन सदा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है, सेवा सदन पुस्तक के रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। तो आज के लिए क्वेश्चन बस इतना ही है। चूंकि आप लोग का आज मैं लाइव आने वाला था, लाइव इसलिए नहीं आऊँगा, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी लाइव आ जाऊँगा, वीडियो सही चलेगी नहीं, यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत चल रही है। नेटवर्क सही होता है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। लाइव आने से पहले मैं एक दिन पहले आप लोग को मेंशन कर दूंगा कि लाइव कब आऊँगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।